press the bell icon on the YouTube app and never miss a... भाई यही जब पुलवामा हुआ था तो मनमोहन सिंह जा करके ओबामा के पास रो रहे थे, विधवा की तरह रो रहे थे, पाकिस्तान आके मार के चला गया, यही कर रहे थे। और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री आए तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस के मारा कि पाकिस्तान को सुबह में 4 बजे ट्वीट करना पड़ा कि भारत हमारे घर में घुस के मार के चला गया। और डंके की चोट पे आज योगी जी बोलते हैं कि पीओके हमारा था। डॉक्टर जयशंकर डंके की चोट पे बोलते हैं पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो हमें इतने क्वालिफाइड और हिम्मत वाले नेता चाहिए। हमें वाकई में पप्पू, लल्लू, पंजू ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो जनता, देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारत के 82% सनातनी शेरों के कंधे पर एक कर्तव्य आया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दोनों तरफ से होने चाहिए। अगर लेफ्ट पार्टी बोल सकती है तो जब राइट वाले बोलते हैं, राइट विंग वाले बोलते हैं, तो लेफ्ट वालों को भी बौखलाना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। तो मैम, ये जो अपोजिशन की जो पार्टी है, जो INDI के नाम से बनी है, जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है, तो आपको क्या लगता है इनके बीच में लीडर कौन होगा? ये तो अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनका लीडर कौन होगा। अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए कौन आगे आएगा? इंडिया अलायंस का मार्का आपको चिन्ह पता चला है? लास्ट टाइम जब ये लोग महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहे थे तो इंडिया अलायंस ने कहा था कि वो अपने लीडर का की घोषणा करेंगे और अपने इंडिया अलायंस के मार्का की घोषणा करेंगे। वो भी नहीं हुआ। अब ऐसी बात है कि जैसे एक मुल्ला के पास 9 बीवियां, एकदम सेम वैसी बात है। आपस में 9 बीवियां, जब मेहमान आता है तो मुस्कुराकर बैठती है और सब 9 जो है वो दिखाती है कि ये मेरा खाविंद है, ये मेरा शौहर है। पर जैसे ही बत्ती बंद होती है और 9 को एक साथ कपड़े खोल करके किसी एक मुल्ला को खुश करना पड़ता है तो सब खून के आंसू रोती है। बस वही होता है ये इंडिया अलायंस में। अब अगर अशोक गहलोत बोल देते हैं कि राहुल गांधी जी PM बनेंगे तो ममता बनर्जी गुस्सा हो जाती है, अखिलेश यादव गुस्सा हो जाते हैं, शरद पवार गुस्सा हो जाते हैं, नीतीश तो उठ करके ही चेयर छोड़ के ही चले जाते हैं। तो अब आप सोचो कि ये बेसिकली जो 28 माथा के जो रावण है, ये आपस में एक मुल्ला है और उसकी 27 बीवियां हैं। इन्होंने पॉलीगैमी किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आज 9 साल पहले आप जिस मुसलमान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर लेकर के आप चल रहे थे, आज आपने उन पसमानदा मुसलमानों के भी पीठ में छुरा भोंक दिया, उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि आपको ओबीसी को लेकर के चलना है, क्योंकि उसके परसेंटेज और उसके आंकड़े ज्यादा निकल रहे हैं। अब इतने दिनों से जब हम कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री से मुसलमानों को नफरत है, जबकि योजनाओं का पूरा लाभ लेते हैं, भारत की तरक्की पर भारत के मुसलमानों को शक है, भारत में महिलाओं के बढ़ते सम्मान से भारत के मुसलमानों को दर्द है, भारत में बढ़ती शिक्षा से और तालीम से भारत के मुसलमानों को गम है, भारत के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी देने से भारत के मुसलमानों को सदमा हो जाता है। जब हम ये कहते थे तो कहता था गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, नाजिया का सर तन से जुदा। भाई तू आ मेरे पास, एक बाप का पैदा है, तू मेरा सर तन से जुदा करके दिखा, फिर मैं बताती हूँ कि तुम में से कितने लोग जो है मुसलमान में ही जो कुरान और इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं। जब हम कहते थे तो कांग्रेस और जितनी विपक्षी दल थी वो उनको पोक करती थी कि अरे देखो ये गलत कर रहा है, ये मुसलमान के खिलाफ है। और अब जो तुमने ओबीसी का तुमने लंगोट पकड़ लिया है, नारा पकड़ लिया है और अपने नारे के साथ बीथा बांध दिया है, तो अभी मुझे ये बताओ कि अब तुमने पसमानदा मुसलमानों को तलाक क्यों दे दिया? तुम्हारे मैनिफेस्टो में और तुम्हारे भाषण में ओबीसी का नारा क्यों निकल रहा है? तुम्हारे मैनिफेस्टो और तुम्हारे भाषण में पसमानदा मुसलमान का नारा क्यों नहीं निकल रहा है? यही मोदी जी पहली बार 76 साल में मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों के हित में काम कर रहे थे। तब तो तुम ये अफवाह उड़ा रहे थे कि मुसलमान डिप्राइव है, मुसलमान डिप्राइव है। कहां से भाई डिप्राइव है? एक अवैसी के बोल देने से कि मुसलमान डिप्राइव है, मुसलमान डिप्राइव हो जाएंगे? भैया तू तो करोड़ों की संपत्ति लेकर के बैठा है, तू मजिस्ट्रेट बना, तूने कितने लोगों को मजिस्ट्रेट बनाया? तूने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को नेत्री बना दिया? तू पहले ये जवाब दे। आ रहा है 2024, तू 40-50 मुसलमान महिलाओं को, निकाब वाली को तू दे दे टिकट।
जीते ना जीते वो उसकी किस्मत, तू दे तो दे मुसलमान महिलाओं को टिकट। तो ये कांग्रेस ने हमेशा किया है, मुसलमान को लेकर के इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है। अब इन्होंने मुसलमानों को भी तलाक दे दिया है, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक मुसलमान से, और कबूल है कबूल है कबूल है हो गया है ओबीसी से। तो इनकी ये जितनी नीतियां हैं वो समझ में आ चुकी है। तो ये जो डायबॉलिक शैतानी दिमाग है, ये कोई रावण खेल सकता है? तो अगर राहुल गांधी बाबा का प्रमोशन किया गया है, रावण से उसको उसकी तुलना की गई है, तो इस प्रमोशन को उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। और पिछले 76 साल से मुसलमान जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के का पूरा अधिकार लेकर के हर रोज 82% से ज्यादा हिंदुओं को उन्होंने मुसलमानों ने दबाया है, कुचला है, गालियां दी हैं, डिफेम किया है, मलाइन किया है, उसके उसी हिसाब से अब हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाने की पूरी पूरी अनुमति देनी चाहिए। हम क्यों नहीं उठा सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच की अनुमति? हमें फ्रीडम आर्टिकल 21, 14 और 19 हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है और विपक्षी दलों के लिए है। ये कौन सी बात है भाई? ये कहां से बात आ जाती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी भी तो है, हम राहुल बाबा को रावण बोल ही सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई हमसे छीन तो नहीं सकता इस अधिकार को। आप चाय वाला पूरा मुसलमान कुंबा, पूरा कौम, शायद ही 1% या 2% भारत के प्रधानमंत्री, जितनी महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, वो भारत के प्रधानमंत्री को बेइंतहा इज्जत देती हैं, लेकिन पुरुष जो हैं वो तो चाय वाला बोलते हैं। तो उन्होंने तो कभी इसको बेइज्जती नहीं समझा, उन्होंने तो इस बात को कभी और हमने तो जाकर के रोड पे प्रदर्शन नहीं किया और राहुल बाबा का हमने पुतला नहीं जलाया, क्योंकि फ्री में हम उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। भाई वो आदमी अपना कलेजा खुद जला रहा है रोज, अब उसका पुतला जला करके फायदा क्या है? वो तो खुद नील बटा सन्नाटा हो चुका है राहुल गांधी। कभी किसी स्कूटर वाले को गोद में उठा करके वो जनता को दिखाना चाहता है, देखो देखो हम हैं। चक्का वाला ब्रीफ के सर पे उठा करके बोलता है कि भारत को एक नया राजा बाबू मिल गया। तो ये सारी इडियोटिक और नॉनसेंस नेचर और बिहेवियर दिखा करके जनता को इस चीज की बुद्धि हो चुकी है कि भाई ये ऑलरेडी इन लोगों ने लूटपाट मचाया है, ऑलरेडी इससे कुछ नहीं संभलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तो ये बेकार है, ये बेकार आदमी है। आप मुझे, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मुझे एक अचीवमेंट बताई जाए भाई। यही जब पुलवामा हुआ था तो मनमोहन सिंह जाकर के ओबामा के पास रो रहे थे, विधवा की तरह रो रहे थे, पाकिस्तान आके मार के चला गया, यही कर रहे थे। और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री आए तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस के मारा कि पाकिस्तान को सुबह में 4 बजे ट्वीट करना पड़ा कि भारत हमारे घर में घुस के मार के चला गया। और डंके की चोट पे आज योगी जी बोलते हैं कि पीओके हमारा था, डॉक्टर जयशंकर डंके की चोट पे बोलते हैं पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो हमें इतने क्वालिफाइड और हिम्मत वाले नेता चाहिए, हमें वाकई में पप्पू लल्लू पंजू ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो जनता, देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारत के 82% सनातनी शेरों के कंधे पर एक कर्तव्य आया है। 28 माथा के रावण मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए हैं और 2 योद्धा इस भारत की तरक्की, इस भारत के सक्सेस और सनातनी धर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब तय करना 82% सनातनियों को है कि इस भारत को और तरक्की की तरफ बढ़ते हुए देखना है, इस भारत को चांद और सूरज पर अपने झंडे को लहराते हुए देखना है, इस भारत की जीडीपी को और आगे बढ़ते हुए देखना है, इस भारत को इकोनॉमी में 3rd नंबर पर देखना है, इस भारत की महिलाओं को झांसी की रानी के तौर पर देखना है, या वही सायरा बानो और शाहबानो के तौर पर देखना है, या वही दबा कुचला भारत देखना है, या वही कि पाकिस्तान आके हमको मारकर चला जाए वही भारत देखना है, या वही देखना है कि फिर से अजमल कसब आए और हम खून के आंसू रोएं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी भारत के युवाओं पर है कि 2 व्यक्ति भारत के लिए लड़ रहा है और 28 लोग
28 पार्टियों के साथ इस भारत को बर्बाद करने के लिए अपनी योजनाओं को निकाल रहे हैं और अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फैसला भारत की मां बहनों को करना है, भारत के युवाओं को करना है, भारत के बच्चों को करना है, भारत के बूढ़े बच्चे जवान को करना है। यह फैसला भारत के सारे लोगों पर है, कंधे पर है। इस बार इलेक्शन सिर्फ मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये इस बार इलेक्शन भारत का सनातनी युवा लड़ रहा है। इस बार इलेक्शन भारत की नारियां लड़ रही हैं। इस बार इलेक्शन भारत की नारियां अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि दोबारा मोदी जी आएंगे तो ही हम सर उठाकर रह पाएंगे, हम मुसलमान महिलाएं। और अगर नहीं आए तो शायद हमें फिर बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई जाएगी, हमें फिर सेक्स टॉय बनाया जाएगा, हमें फिर खेत की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, हमारा फिर हलाला होगा, हमारा फिर निकाह मुत्ता होगा, हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, हमारे मुंह से जुबान छीन ली जाएगी और इस्लाम का बोझ हमारे कंधे पर सिर्फ डाला जाएगा। और नासिर खान, कादिर खान आराम से बलात्कार करके करोड़ों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल में अपनी शादी करेगा। मैम हम देखते हैं कि जब भी राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे वो अपने ही देश भारत को डिफेम करते हैं, भारत की बुराई करने लगते हैं। और हमने देखा अभी फिलहाल ही में जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसमें जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा था, जो कि एक इकोनॉमिक टेररिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं और वो कई बार भारत विरोधी बातें भी कर चुके हैं। तो जयशंकर साहब ने भी जॉर्ज सोरोस के बारे में ये कहा था कि ही इज ओल्ड, रिच एंड डेंजरस। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लिंक है वो जॉर्ज सोरोस से भी काफी बार जो है वो देखे गए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के हर वो दुश्मन जिन्होंने भारत का बुरा किया है, जिन्होंने भारत को विनाश करने की कोशिश की है, उसके साथ कांग्रेस के लिंक पाए गए हैं। अभी आप हालिया में न्यूज क्लिप देख लीजिए, जिसके मैटर्स जो हैं 2018 से चल रहे थे। कितने हम लोग सोचते थे कि राष्ट्रवादी ये सारे पत्रकार हैं, अब पता चला कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, देश बेच दो भैया, लेकिन रुपया हमको लेना है। उसके बाद फिर आप देखो कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक पाकिस्तान से टपक टपक करके जिहादी और आतंकवादी आया करता था, लव जिहाद हुआ करता था। अभी आप देखो छुट्टी नहीं आ पा रही है, अभी बड़ी परेशानी होती है। पाकिस्तान की हालत हो गई है कटोरा पकड़ लेने की, आटे चावल का लाइन लग रहा है। आप चाइना से कनेक्शन देखो, कांग्रेस का जबरदस्त कनेक्शन। जितनी बार ये मुझे लगता है कि इस आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जो नेपोटिज्म का सबसे बड़ा मिसाल है राहुल बाबा, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये इतना बड़ा चर्सी है, मुझे लगता है कि ये कौन सा नशा करता है मुझे नहीं पता। और मुझे पता है कि इसके बाद मेरे ऊपर भी FIR होने वाला है, पर मुझे बेल के सारे तरीके पता है कि मुझे कैसे बेल लेना है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी इतने आतंकवाद टाइप का चूरन बेच करके जब वो रह सकता है भारत में, तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। आप सोचो कि एक व्यक्ति भारत में रह रहा है, भारत का खा रहा है, भारत का जी रहा है, भारत में भारत के लोगों ने उसके परिवार पुष्ट दर पुष्ट को भारत का प्रधानमंत्री बना करके रखा। और आज उसी भारत की जनता की वजह से राहुल गांधी के पीछे 50 लोग चलते भी, नहीं तो उसका अपना पर्सनल अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं। और ये व्यक्ति जाकर के फॉरेन कंट्रीज में भारत की बुराइयां करता है। वहां की यूनिवर्सिटी में जब बैठता है तो कहता है मैं तो भारत में स्पीच ही नहीं दे सकता। तो क्या भारत के लोग अंधे हैं क्या? तू पुणे जाकर के यूनिवर्सिटी में स्पीच दिया, वो क्या है भैया? वो लंदन था, पुणे लंदन में है क्या? तू महाराष्ट्र में जाकर के स्पीच दिया, तू केरला में जाकर के स्पीच दिया, तू दिल्ली में जाकर के जवाहरलाल ऑडिटोरियम में तूने स्पीच दिया, वो सब क्या है? तू बैंगलोर में जाकर के स्पीच दिया, वो क्या है? वो कहाँ है? सिडनी में है, मॉरिशस में है, कोर्सिका में है क्या? यहाँ का खाएंगे, यहाँ से लाभ उठाएंगे, यहाँ के बड़े बड़े चेयर पर बैठेंगे, यहाँ पर पोस्ट लेकर के बैठेंगे और यहाँ की बुराई जाकर के विदेश में करेंगे। और वो विदेश में जो विदेश अभी अपने पलकों पर बिठाता है भारत के प्रधानमंत्री को, वो रशिया, जहां पर रशिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भारत मोदी इज बॉस। तुम वो अमेरिका जा रहे हो
जहां पर बिडेन जो है वो हमारे राष्ट्र संगीत को सुनने के जैसे ही सुनता है वैसे ही अपने अपनी छाती पर हाथ रख लेता है, अपने कलेजे पे हाथ रख लेता है। वो ब्रिटेन जहां से ऋषि सोनक आकर के बताते हैं कि आई एम अ प्राउड हिंदू, जय सिया राम। वो खुर्शीद साहब जो जो सऊदी अरबिया से आकर के जय सिया राम बोल रहे हैं और मोदी जी के गले लग रहे हैं, अपना अपना उन्होंने 4 दिन के बजाय 6 दिन कर लिया कि वो भारत में रहेंगे। तो तुम कौन से इंसान हो? तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भैया। देखिए ये एक्चुअली खून है। ये वही इंदिरा गांधी का पोता है जो जीतने के 1 महीने के बाद साधुओं का उन्होंने मर्डर करवा दिया था। और किस लिए किया था? क्योंकि मुसलमानों ने उनके ऊपर प्रेशर किया था कि गौ हत्या बंद मत करो, और जितने भी स्लॉटर हाउस हैं उसको सरकारी बनाओ। 1964 में वो जीतती हैं और 1965 में वो बोल देती हैं कि हाँ चलो साधुओं का तुम एकदम सीधा मर्डर कर दो। इमरजेंसी का जमाना हमने कब देखा? इंदिरा गांधी में देखा। आज तक आप मुझे बताओ कांग्रेस में कोई ऐसी नेत्री आई है, महिला नेत्री, जिसको वाकई में सबने सम्मान दिया है? आने ही नहीं देते ना, आने नहीं देते, ये आने ही नहीं देते किसी को। ये एक ऐसी इंदिरा गांधी औरत थी जिसकी सच्चाई अगर किसी को जाननी है तो वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन आप चले जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगी कि इंदिरा गांधी की सच्चाई क्या थी। भाई हम लोग दिलीप कुमार जी को बहुत सम्मान से आज भी याद करते हैं और दिलीप कुमार जी ने हमेशा कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया था, जिनका नाम यूसुफ खान है। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो दिलीप कुमार जी ने अपने कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी कि इंदिरा गांधी जी को बात करने का तरीका नहीं है, और ना चाहते हुए भी पंडित जी के सामने, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के सामने मुझे इंदिरा गांधी जी से बहुत बुरे तरीके से बात करना पड़ा, क्योंकि वो बॉलीवुड को सिर्फ बुरा कहे जा रही थी, सिर्फ इंसल्ट किए जा रही थी बॉलीवुड का। तो ये वो उसी का पोता है ना, तो ये तो वही करेगा ना जो इसके रगों में दौड़ रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि अब वक्त आया है कि हमारे इस भारत के 82% सनातनी शेरों को जागना पड़ेगा और शेरनियों को जागना पड़ेगा, और ये 28 माथा के रावणों का विनाश करने में 2 व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। तभी ये भारत आज 9 साल में चांद तक पहुंचा है। आने वाले 15, 20, 25 साल तक अगर ये व्यक्ति रह गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम इकोनॉमी में पहले नंबर पर होंगे। इसकी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी लेते हुए तो नहीं देखी है, और साथ साथ वो अपने लोगों को भी छुट्टी नहीं लेने देते। हम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, क्योंकि हमें प्रोवोकेशन मिलता है, हमें एक आइडियल ऐसा मिला है, हमें एक देश का मुखिया ऐसा मिला है जिसको हम देखते हैं कि भाई 70 साल की उम्र में जब वो इतने एनर्जेटिक है, अभी इंडोनेशिया में है और अभी भारत की G20 समिट में एक ही कुर्ते पजामे में खड़े हो गए कि भाई हमको G20 की समिट बहुत अच्छी करनी है। तो एक इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई वो व्यक्ति जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो देश के युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस इंटरव्यू के बाद आज देश प्रेमियों की आंख तो खुलने वाली है, पर देश विरोधियों की जो है आपने नींद उड़ा दिया, आज उनको नींद नहीं आने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।